माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान, प्रवक्ता, महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाजियाबाद से कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज के विषय में अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। दूसरा, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत का दृष्टिकोण कैसा रहा। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका किस प्रकार हो सकती है और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार योगदान देते हैं वैश्विक राजनीति में। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग हुई। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। यहाँ सबसे नीचे नोट में दिया गया है कि जब किन्हीं दो देशों के बीच जारी राजनीतिक और सामरिक तनाव की स्थिति, जिसमें वास्तविक रूप से युद्ध की स्थिति नहीं आती, शीत युद्ध कहलाता है। इसका अर्थ है कि युद्ध जैसी स्थिति है, सभी तैयारियां हैं, तनाव हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता, यानी मानसिक द्वंद्व है। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी सुधार में, उनकी कार्यप्रणाली में मांग रखी गई, जिसमें पहला है बनावट और प्रक्रिया में सुधार संबंधी मांग। नंबर 1, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ये बहुत सारे देशों की वैश्विक विचार विमर्श बैठक के आधार पर ये मांग रखी गई कि सुरक्षा परिषद में अब तक कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इसमें अन्य देशों की भी भागीदारी को बढ़ाया जाए, सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। नंबर 2, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के देशों को सदस्यता देने की मांग। यहाँ आप देख रहे हैं एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ये वो देश हैं जहाँ पर अभी विकासशील देशों में आते हैं। यदि ये देश अपनी सदस्यता की मांग रखते हैं तो इससे अन्य देशों की दावेदारी भी बढ़ जाती है और ये सभी देश विकासशील भी हैं और विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। अमेरिका एवं पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से संबंधित प्रक्रिया तथा प्रशासन में सुधार की मांग करते हैं। ये 3 देश तो हैं जो सदस्यता देने की मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए, उतनी ही ताकत, उतने ही निषेधाधिकार, पावर दी जाए। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश बजट प्रक्रिया में सुधार की मांग करते हैं और प्रशासन में। दूसरा पॉइंट है न्यायाधिकार, आने वाले मुद्दों से संबंधित मांग। कुछ देश एवं विशेषज्ञों की मांग संगठन, शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में प्रभावकारी भूमिका निभाए। इसमें 2 विचार दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग या कुछ विशेषज्ञ तो मांग कर रहे हैं कि संगठन में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर कार्य किया जाए, जबकि दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि संगठन अपने मानव कल्याण संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दें, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय तथा सामाजिक न्याय। यहाँ ये जो 3 शब्द दिए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इसमें हम जोड़ लेते हैं जनसंख्या भी। ये 3 शब्दों में एक शब्द बनता है सामाजिक सुरक्षा।
यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगी आपको मैं कि जब भारत से नागरिक पलायन करते हैं, प्रतिभाओं का पलायन होता है, विदेशों में जाकर के नौकरी करते हैं, उनके पीछे उद्देश्य वहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसी सुविधाएं हैं। तो सामाजिक सुरक्षा विषय पर वर्तमान समय में यूएनओ में चर्चा चल रही है कि जिससे भारत के जैसे नागरिकों को भी इन सुविधाओं को परिपूर्ण किया जाए। मानवाधिकार लिंगगत माने स्त्री और पुरुष के बीच में समानता का व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार रखा जाए, न्याय प्रणाली बराबर की स्थिति में हो और सामाजिक न्याय पर ध्यान दिया जाए। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में अंतर। शीत युद्ध समाप्त हुआ है, कार्यप्रणाली में सुधारों की मांग पूरी हुई तो उसमें कुछ परिवर्तन भी हुए। सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूरे विश्व स्तर पर दो ध्रुवीय राजनीति चली, साम्यवादी गुट रूस यानी सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट। लेकिन सोवियत संघ का विखंडन सन 1991 में हुआ और सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बना। परिस्थितियां ऐसी तैयार हुई कि विघटन हुआ सोवियत संघ का और बिखरे हुए देशों ने भी आकर के यूरोपीय संघ जैसे देशों में आकर के मिला, जिससे अमेरिका की ताकत और बढ़ गई और बिखरे हुए देश साम्यवादी गुट के और कमज़ोर होते चले गए। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब कहीं ज़्यादा सहयोग रहा है। जब तक दोनों विश्व स्तर पर राजनीति मुख्य धाराओं में रही, कभी भी दोनों ने परस्पर सहयोग से कार्य नहीं किया, बल्कि अपनी दावेदारी एक विश्व नेता के रूप में रखी। लेकिन सोवियत संघ का विघटन होने के बाद सोवियत रूस से जो रूस रह गया केवल, वह अमेरिका के सहयोग में ज़्यादा प्रभाव में रहा। चीन और भारत भी तेजी से महाशक्ति बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। वर्तमान समय में चीन की आर्थिक नीतियां ज़्यादा कामयाब रही हैं। भारत ने भी अपने को आर्थिक शक्ति के रूप में और राजनीतिक स्तर पर भी अपने महत्व को बढ़ाया है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, अर्थात विकास की संभावनाओं पर पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। नए सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल यह देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के समक्ष चुनौतियां भी आईं। जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की हानि, महामारी जैसे कोरोना। गृह युद्ध, यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं गृह युद्ध का। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के आधार पर किसी एक विशेष जाति को बहुमत आधार समर्थन मिलने के कारण दूसरी अन्य अल्पसंख्यक जातियों ने गृह युद्ध कर दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का भी योगदान रहा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण को नुकसान, ये ऐसे विषय रखे गए जिससे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार की मांग रखने के लिए वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव में 3 शिकायतें रखी गईं। ये मांग के रूप में है कि सुरक्षा परिषद और राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि अपने राजनीतिक हितों को साधती है।
इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप रहती है। यानी जितने भी बजट में संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले देश हैं या राजनीतिक आधार पर महत्वपूर्ण देशों की संख्या में गिने जाते हैं, उनका प्रभाव निर्णय पर ज़्यादा रहता है। कुछ प्रमुख देशों का वर्चस्व भी है। स्थायी देश हैं 5: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों का वर्चस्व बना हुआ है सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं। 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं, तो यहाँ संख्या में भी अंतर है। संख्या में अंतर होने के कारण प्रतिनिधित्व भी बराबर नहीं है और ये 3 शिकायतें विश्व स्तर पर बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जांच एवं सुझाव। वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान द्वारा जांच कराई गई। इस जांच में सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्न सुझाव दिए गए। नंबर 1, किसी भी स्तर पर बड़ी आर्थिक शक्ति होना आवश्यक है। नंबर 2, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, यानी जो भी वित्त व्यवस्था या वहाँ के खर्च करने में, आय में, व्यय करने में योगदान ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, उनका योगदान ज़्यादा रखा जाएगा। आबादी की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र हो। आबादी माने जनसंख्या की दृष्टि से। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। लोकतंत्र माने लोगों को आज़ादी देता हो, अपने देश के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता हो, अपनी बात कहने का अधिकार हो, अपने भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व की विविधता का नेतृत्व करता हो। भौगोलिक आधार पर, अर्थव्यवस्था पर और सांस्कृतिक। उदाहरण के लिए भारत में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ सभी का रहन सहन, भाषाएं, लोगों की बोलचाल, लोगों का रहन सहन का स्तर बिल्कुल विभिन्नता है। भौगोलिक दृष्टि से भी अंतर है, अर्थव्यवस्थाओं में अंतर है। तो भारत जैसा देश भी विश्व की विविधता का नेतृत्व करता है। ये एक उदाहरण हमने दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश, ये 2019 की रिपोर्ट को यहाँ दिखाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से देश कितने प्रतिशत में योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%। यहाँ इस कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका दे रहा है। चीन 12, जापान 8.5, जर्मनी 6.0, यूके 4.5, फ्रांस 4.4, इटली 3.3, ब्राज़ील 2.9, रूस 2.4, दक्षिण कोरिया 2.2। और यदि आप यहाँ नीचे आते जाएंगे तो यहाँ भारत दिखाई दिया है। भारत का है 0.8% योगदान। तो ये कुल 21 देशों को हमने यहाँ दिखाया है। सबसे कम यहाँ हमें भारत का दिख रहा है, जबकि अमेरिका का 22% है और चीन का 12% है। अभी हम इससे पूर्व में बात कर चुके हैं कि चीन भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में 2005 में सभी सदस्य देश एकत्रित हुए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न उपाय करने का निर्णय लिया गया। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। नंबर 2,
यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी या विश्व के सदस्य देश इसका उत्तरदायित्व लेंगे और इसके लिए आम सहमति या स्वीकृति भी बनाएंगे। मानवाधिकार परिषद की स्थापना एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। मानवाधिकार परिषद, यहाँ शब्द का प्रयोग किया है सहस्राब्दी, यानी लंबे समय तक, सदियों तक विकास के लक्ष्य को निर्धारित करना और उसे प्राप्त करना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, सतत विकास लक्ष्य। प्रत्येक प्रकार के आतंकवाद की निंदा। एक लोकतंत्र कोष का गठन करना और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यायसिता परिषद को समाप्त कर दिया गया है। 1994 में पलाऊ नामक देश को जिस समय ये सदस्य बनाया गया उसके बाद से इस परिषद को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं बच्चों आपको, और स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि सोवियत संघ, अमेरिका, यूके, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के। तो जिस समय वीटो पावर का प्रयोग किया और किसी देश ने कितनी बार प्रयोग किया है ये संख्या दी हुई है। सोवियत संघ ने 135 बार वीटो पावर का प्रयोग किया, अमेरिका ने 84 बार, यूके यानी ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 11 बार। आप यहाँ इनकी संख्या के आधार पर देख सकते हैं कि सहमति और असहमति दिखाई दे रही है, यानी दो ध्रुवीय राजनीति कैसे पनप रही थी और कैसे उसका अंत हुआ। दूसरा आप यहाँ एक देख रहे हैं, दारफुर की हालत एक वानगी। आपका क्या मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थिति में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? जब किसी देश में इस तरह की घटनाएं यानी वंचना, नरसंहार या अस्वीकार्य शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी हो और सहायता भी ना मिल रही हो, तो उन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका होती है या इनकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के मुद्दे पर भारत का क्या मत है? बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है, क्योंकि 2 ध्रुवीय राजनीति तो समाप्त हो चुकी है, 1 ध्रुवीय राजनीति चल रही है। उस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती देना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में विकास का मुद्दा प्रमुख होना चाहिए। नंबर 3, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों की सदस्य संख्या में वृद्धि की वकालत करता है, क्योंकि यदि वृद्धि होती है सदस्य संख्या में तो ये एक लोकतांत्रिक गुण भी है, लोगों को विकास का अवसर भी बढ़ाता है। सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर ही वह प्रतिनिधि मूलक होगी, यानी महत्व भी बढ़ेगा, विश्व जाति का समर्थन भी अधिक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ये भारत का मत है कि संख्या स्थायी और अस्थायी सदस्यों में वृद्धि की जाए। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का दावा। भारत इस समय ना तो स्थायी सदस्यों में शामिल है ना ही अस्थायी सदस्यों में। भारत वैश्विक पटल पर अपनी दावेदारी रखना चाहता है, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, क्योंकि इससे भारत की हैसियत में इजाफा होगा। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में लंबे समय से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जब जब सुरक्षा परिषद ने सैनिक सहायता मांगी हो, या विचार विमर्श के लिए रहा हो, या आर्थिक आधार पर रहा हो, तो भारत ने समय रहते अपनी भूमिका पूर्ण की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त वह बजट में नियमित रूप से अपना योगदान देता रहा है, और जब जब बजट की आवश्यकता महसूस हुई है, वो भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ने के कारण विदेश नीति में भी लाभ मिलता है और हैसियत में भी वृद्धि होती है। भारत की स्थायी सदस्यता के विषय में अन्य देशों का क्या मत है? भारत चाहता है कि स्थायी सदस्य देशों में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ देश आलोचना भी करते हैं। भारत की इच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी वीटो पावर सदस्य रूप में बने, किंतु कुछ देश जैसे पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के विषय में भिन्न भिन्न देशों ने अपनी राय इस प्रकार दी है। नंबर 1, भारत का परमाणु संपन्न होना। संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कराता रहा है कि कोई भी देश परमाणु बम ना बनाए, लेकिन भारत परमाणु संपन्न देश है। अन्य देशों ने भी बनाए हैं, लेकिन ये 5 स्थायी देश सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं, वो अपनी परमाणु संपन्न होने पर रोक लगाना चाहते हैं, आलोचना करते हैं इस बात के लिए। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की दावेदारी। ये भिन्न भिन्न देशों की राय में अन्य देशों का कहना ये है कि यदि हम भारत को शामिल करते हैं तो हमें अन्य देश यानी ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। इनके अलावा यदि अन्य शक्तिशाली महादेश भी हैं तो उन्हें भी शामिल करने की दावेदारी बढ़ जाएगी। सुरक्षा परिषद में विस्तार होने पर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि यदि विस्तार होता है तो इन्हें भी स्थान दिया जाए, यानी भारत के साथ साथ इनकी पैरवी भी की जा रही है और भारत का विरोध किया जा रहा है। यहाँ से 2 चीज़ क्लियर हैं अन्य देशों की राय में कि भारत इसमें शामिल ना किया जाए। यदि शामिल होता है तो इन देशों को भी शामिल करने की दावेदारी बढ़ाई जाए और इनके लिए अपना एक स्थान निश्चित रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका का प्रभाव। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है, जिसे हम पूर्व की स्लाइड में देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय अमेरिका में स्थित है। अमेरिका को वीटो का अधिकार प्राप्त है। महासचिव के चयन में भी वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। अमेरिका अपनी नीतियों का विरोध कम करने के लिए विश्व में फूट भी डालने का कार्य करता है। फूट मतलब विश्व को बांटने का कार्य करता है। अपनी सैन्य आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अवहेलना भी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अधिकारी अमेरिकी नागरिक हैं, जिसका उपयोग वह अपने तथा सहयोगी राष्ट्रों के हितों के प्रतिकूल होने की अवस्था में किसी प्रस्ताव को रोकने के लिए करता है। यानी ये सभी ऐसे कारण हैं जो अमेरिका को प्रभावशाली बनाते हैं। और यहाँ आपको एक चित्र दिया है कि अगर दाएं हाथ से नहीं समझेंगे तो बाएं हाथ, यानी यहाँ तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को मानेंगे या युद्ध का सामना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता, कुछ नीतियाँ कुछ सीमा तक
अंकुश लगा सकता है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता विश्व के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान में देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता भी बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और सहयोग से विश्व में देशों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न तरीके तलाशने होंगे और ऐसे जो उनके हित और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। अब यहाँ बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं एजेंसियों के बारे में। विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों का विकास कार्य हेतु ऋण प्रदान करना और अनुदान देना है। अधिक गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाना पड़ता और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ आपको ये लोगो दिया गया है विश्व बैंक का। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस संगठन की स्थापना 1961 में हुई। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अधिक बल सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर रिपोर्ट देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होता है और सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने की कोशिश करना। यहाँ पर इनका लोगो दिया हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और यह संपूर्ण दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर मानवाधिकारों के उल्लंघन का और उसकी ओर अग्रसर करती है और यह बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहायता देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई। यह वैश्विक स्तर की व्यवस्था की देखरेख एवं मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। वैश्विक वित्त व्यवस्था का कार्य करने वाली वित्तीय संस्था और लागू होने वाले नियमों से है। इस संगठन में 193 सदस्य देश हैं, किंतु प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य बराबर नहीं है। 10 अग्रणी सदस्यों के पास 55% मत हैं, जबकि अकेले अमेरिका के पास 17.4% मताधिकार हैं। अब अंतिम स्थिति में गृह कार्य। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न सुधार और परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से सुधारों की मांग रखी गई और कौन कौन से उसमें परिवर्तन किए गए, यानी बनावट प्रक्रिया के आधार पर और ढांचे के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। इस प्रश्न में भारत के पास ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियम कौन कौन से पालन करता है या उनकी दावेदारी किन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है, ये इस प्रश्न के उत्तर में आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये समय समय पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श के आधार पर, आम सहमति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ को नए रास्ते, नए तरीके तलाशने होंगे। धन्यवाद।